मॉर्निंग बच्चों जैसा कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज हम जो है फ्रांस की क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे। ये हमारा 9वीं क्लास का इतिहास का फर्स्ट चैप्टर है। इसके अंदर हम फ्रांस की क्रांति के बारे में जानेंगे कि फ्रांस में क्रांति किस प्रकार हुई थी, क्यों हुई थी, कैसे हुई थी और इसके पीछे क्या कारण रहे थे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभाजित था। जो ये फ्रांस की क्रांति हुई थी ये कब हुई थी? 18वीं शताब्दी के दौरान में। ठीक है, तो सबसे पहले ये याद रखेंगे कि 18वीं शताब्दी के दौरान की ये घटना थी जिसे आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो 18वीं शताब्दी में क्या था? जो फ्रांस का जो समाज था वो 3 वर्गों में विभाजित था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में वे लोग आते थे जो चर्च के पादरी होते थे, जिन्हें हम क्लर्गी कहते हैं। द्वितीय स्टेट में जो समाज के कुलीन वर्ग होते थे, कुलीन वर्ग के लोग होते थे, वे आते थे, जैसे अमीर लोग हो गए और राजा या राजा के परिवार वाले। तृतीय स्टेट में जो बड़े व्यवसायी लोग होते थे, बिजनेसमैन होते थे, मर्चेंट होते थे, अदालत के जो कर्मचारी होते थे, वकील होते थे, किसान और भूमिहीन मजदूर आदि इसमें आते थे। लगभग 60% ज़मीन पर जो है कुलीनों का, चर्च का, तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। जो वहाँ की कुल ज़मीन थी फ्रांस की, उसमें 60% जो ज़मीन थी उस पर अकेले कुलीन लोगों का, चर्च का और तीसरे स्टेट में जो अमीर लोग आते थे उनका कब्जा था। तृतीय स्टेट से चर्च द्वारा जो वसूला जाता था कर, उसे हम टाइद कहते हैं, जिसे हम धार्मिक टैक्स के नाम से भी जानते हैं। तृतीय स्टेट से सरकार द्वारा जो वसूला जाता था टैक्स, उसका नाम टाइल था। जो चर्च वसूलती थी कर या टैक्स, उसे हम टाइद कहते हैं, टाइद के नाम से जाना जाता है। और जो टैक्स सरकार द्वारा वसूला जाता था उसे हम टाइल के नाम से जानते थे। प्रथम 2 स्टेट पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के लोगों को जन्म से कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे राज्य को दिए जाने वाले कर से छूट। जो पहले 2 स्टेट के लोग थे उन्हें जन्म से ही कुछ ऐसे राइट मिले होते थे कि उन्हें कर में या टैक्स देने में छूट मिली होती थी। और ये जो टैक्स लिए जाते थे ये प्रथम दोनों स्टेट के लोगों द्वारा नहीं लिए जाते थे। ये टैक्स केवल तृतीय स्टेट के लोगों द्वारा ही लिए जाते थे। ठीक है, राज्य के सभी टैक्स केवल तृतीय स्टेट द्वारा वहन किए जाते थे। जितने भी ये टैक्स दिए जाते थे केवल तृतीय स्टेट के लोगों द्वारा ही दिए जाते थे, प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोगों द्वारा नहीं दिए जाते थे। 1774 में लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। 1774 में जो होता है लुई 16 जो है वो फ्रांस की राजगद्दी पर बैठता है और तब उसकी उम्र जो है मात्र 20 वर्ष की थी। वह जो होता है वो फ्रांस के बूर्बों वंश का होता है। उसका विवाह, जो लुई 16 है उसका विवाह जो है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से होता है। और राज्यारोहण के समय उसका राजकोष खाली था, जिसके निम्नलिखित कारण थे। जब वो 20 वर्ष की आयु में फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन होता है, उस वक्त फ्रांस का जो राजकोष था वह खाली था, जिसके कई कारण थे। जैसे फर्स्ट है यहाँ लंबे युद्धों के कारण वित्तीय संसाधनों का नष्ट होना। जो फ्रांस द्वारा सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया था उसमें उसके जो वित्तीय संसाधन थे, उसके काफ़ी जो पैसा था वो काफ़ी नष्ट हो चुका था। पूर्ववर्ती राजाओं की शान शौकत पे फिजूल खर्ची। जो पहले के राजा थे वो फिजूल खर्च किया करते थे अपनी शान दिखाने के लिए, राजमहल की शान शौकत दिखाने के लिए। थर्ड है इसमें अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की सहायता करना। जब अमेरिका ब्रिटेन से संघर्ष कर रहा था अपनी आज़ादी के लिए, उस वक्त फ्रांस द्वारा अमेरिका को सहायता प्रदान की गई थी, जिसके वजह से भी यहाँ का राजकोष खाली हो गया था। नेक्स्ट है जनसंख्या का बढ़ना और जीविका संकट। जैसे जिस वृद्धि से यहाँ पर जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी जिस दर से, और उसी दर से यहाँ पे जीविका का जो है संकट भी उत्पन्न हो रहा था, क्योंकि जितनी ज़्यादा वृद्धि होगी जनसंख्या में उतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो उतने ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता होगी, नहीं तो महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर हम देखते हैं मध्यम वर्ग, जिसमें
वकील, शिक्षक, लेखक, विचारक आदि आते थे। इन्हें जन्म आधारित विशेषाधिकार पर प्रश्न उठाने शुरू कर दिए। समय बीतता गया और जब ये मध्यम वर्ग के कुछ लोग हैं, जैसे पढ़े लिखे जो लोग थे, वकील हो गए, शिक्षक हो गए, लेखक या विचारक, उनके दिमाग में नए नए आइडिया आने लग गए और वो उनको इतनी नॉलेज हो गई कि उन्होंने जो वहाँ पे प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के जो लोग थे, उन्हें जो जन्मसिद्ध विशेष अधिकार मिले हुए थे, उन पर प्रश्न उठाने शुरू कर दिए थे। बढ़ते कर्ज के दबाव में लुई 16 ने 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की बैठक बुलाई ताकि नए करों को पास किया जा सके। जब इतनी महंगाई बढ़ रही थी तो उसने वहाँ के राजा ने इसके लिए करों में वृद्धि करने के लिए एक बैठक बुलाई। और ये जो बैठक बुलाई थी 5 मई 1789 को बुलाई थी, क्योंकि वहाँ पे जो है राजा के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वो कोई भी कानून अकेला अपनी मनमानी करके बना सके। उसके लिए अगर कोई भी नया कानून बनाना होता था तो उसे स्टेट जनरल की सभा बुलानी पड़ती थी। ठीक है। स्टेट जनरल में मतदान स्टेट के आधार पर होता था, ना कि प्रति व्यक्ति के आधार पर। जो वहाँ पे मतदान होता था स्टेट जनरल में, वहाँ पे जो तीनों स्टेट के लोग थे उनके अकॉर्डिंग वहाँ पे मतदान करवाया जाता था, ना कि वहाँ पे प्रति व्यक्ति के आधार पर। प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं था, बल्कि यहाँ पर प्रत्येक स्टेट से एक वोट दिया जाता था। लेकिन इस बार तीसरे स्टेट के लोग संख्या आधारित मतदान की मांग करने लगे। लेकिन इस बार की जो बैठक हुई थी स्टेट जनरल की, वहाँ पे जो तीसरे स्टेट के लोग थे, उन्होंने ये मांग रखी कि जो मतदान होगा वो संख्या पर आधारित होनी चाहिए, अर्थात प्रति व्यक्ति के आधार पर होना चाहिए, ना कि स्टेट के आधार पर। तो जो लुई 16 होता है वो उनकी मांग को खारिज कर देता है, यानी कि मना कर देता है, जिसके विरोध में तीसरे स्टेट के लोगों ने सदन का बहिष्कार कर दिया। मतलब जब ये राजा ने इनकी मांग को नहीं माना तो तीसरे स्टेट के जो लोग होते हैं वो इस सभा का बहिष्कार कर दिया। जब राजा द्वारा लोगों की मांग को अस्वीकार कर दिया जाता है तो मध्यम वर्गीय लोग जो हैं वो 20 जून 1789 को वर्साई के एक टेनिस कोर्ट में एकत्रित होते हैं और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर देते हैं। ठीक है, मतलब अपने आप को ही नेशनल असेंबली घोषित कर देते हैं। यहाँ इधर पूरे फ्रांस में महंगाई और अफवाहों का बाजार गर्म था और जगह जगह हिंसक प्रदर्शन होने लगे थे। वहाँ पे ऐसा हुआ कि अफवाह फैली कि जो महंगाई बढ़ी है और इसके विरोध में जो राजा है वो सबकी फसल को ख़राब करना चाहता है, इसलिए वो लोगों को मरवाने के लिए उसने सैनिक भेजे हैं। तो ये बात सुन के वहाँ पे हड़कंप मच जाता है फ्रांस में। तो जो हड़कंप मचता है उसके विरोध में लोग जो है इधर उधर भागने लगते हैं और 14 जुलाई 1789 को क्रुद्ध भीड़ ने बास्तिल के किले को तोड़ दिया और राजनीतिक कैदियों को रिहा करवा लिया। जो वहाँ पे जो भीड़ गुस्से में होती है तो वो क्या करते हैं, जो यहाँ का बास्तिल का जो किला था, जो निरंकुशता का प्रतीक था, उस पर ये अपना धावा बोल देते हैं और किले को तोड़ देते हैं और जो वहाँ पे जो राजनीतिक कैदी थे उनको रिहा करवा लेते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं बास्तिल का किला सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था, जिसमें अब वो मनमानी करता था, मनमानी तरीके से लोगों को सजा देता था। वो जो किला था बास्तिल का किला, वो सम्राट की इस निरंकुश शक्तियों का प्रतीक माना जाता था। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्तियों का अनुमान करके लुई 16 ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। जब राजा को लगा कि जो यहाँ की भीड़ है उसने यहाँ पे किले को ध्वस्त कर दिया है और कैदियों को छुड़वा लिया है, तो उनकी शक्तियों का अनुमान लगाकर उसने जो लोगों ने अपनी नेशनल असेंबली बनाई थी वो उन्हें मान्यता दे देता है। फिर क्या होता है, यहाँ पे 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था का उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। जो ये नेशनल असेंबली थी ये क्या करती है, 4 अगस्त 1789 को जो यहाँ की व्यवस्था थी, सामंती व्यवस्था, उसको उखाड़ फेंकने का आदेश पारित कर देती है। तब जाके 1791 में फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ती है। यहाँ पे 1791 में जो है
फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ती है। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पे सीमित राजतंत्र की व्यवस्था हो जाती है, संविधान भी है और यहाँ पे राजतंत्र की व्यवस्था भी है। तो नए संविधान के अनुसार जो है मतदान का अधिकार केवल सक्रिय नागरिकों को मिला। और सक्रिय नागरिक किसे कहा गया था यहाँ, जो कि पुरुष होते थे, ना कि फीमेल। और उनमें पुरुष भी वही थे जिनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक थी और जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स चुकाते थे। महिलाओं एवं अन्य पुरुषों को निष्क्रिय नागरिक कहा जाता था, जिन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। राज्य की शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। जो राज्य की जो शक्तियाँ थी, सबसे ज़्यादा जो पावर थी वो पहले राज्य के हाथ में थी और यहाँ पे जब संविधान की स्थापना होती है तब यहाँ पे राज्य की शक्तियों को सीमित कर दिया जाता है। उन्हें 3 भागों में विभाजित कर देते हैं। 3 भाग कौन से थे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम जो है वो होता है कि कानून को बनाना, कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करवाना और न्यायपालिका का काम क्या होता है, न्याय दिलाना। इन तीनों में उसने राजा की शक्तियों को बांट दिया था। 10 अगस्त 1792 को जैकोबिन क्लब के सदस्यों ने रॉबेस्पियर के नेतृत्व में नई शासन व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अब इसमें भी कई सारी कमियां थी। जो ये संवैधानिक राजतंत्र था, संविधान में भी बहुत सारी जो कमियां थी, इसके खिलाफ जो है बहुत से क्लब बनने लग गए थे, जिनमें से एक क्लब था जैकोबिन क्लब और इस क्लब का जो नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। और इस क्लब ने 10 अगस्त 1792 में जो ये व्यवस्था थी उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। 21 सितंबर 1792 को फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। इसमें क्या हुआ, जो रॉबेस्पियर ने इस व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह कर दिया और विद्रोह करने के बाद में यहाँ का जो लुई 16 था उसे कैदी बना लिया जाता है और फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया जाता है। और जो निर्वाचित जो असेंबली थी वो अपना नाम बदल कर के कन्वेंशन नाम रख देती है अपना। 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को फ्रांस के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में फांसी दे दी गई। यहाँ पे जो है अब 1792 में राजा को पकड़ लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और गणतंत्र की घोषणा हो जाती है फ्रांस में। और इसके बाद में जो है 1793 में लुई 16 को जो फ्रांस के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में उसे फांसी दे दी जाती है, गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता है। 1794 के दौरान रॉबेस्पियर ने क्रूरतापूर्वक राज्य किया, इसलिए इस काल को आतंक का काल भी कहा जाता है। 1793 से लेकर 1794 तक जो यहाँ जैकोबिन क्लब का जो लीडर था रॉबेस्पियर, वो यहाँ पे राज्य करता है और वो जो राज करता है वो बहुत क्रूरतापूर्वक करता है, इसलिए उसके काल को आतंक का काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जून 1794 में रॉबेस्पियर को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया, क्योंकि इसका भी हश्र वही होना था। इतनी मुश्किल से तो राजा से छुटकारा पाया था लोगों ने। उसके बाद में जो यहाँ का ये नेतृत्व करने वाला जो ये नेता बना था रॉबेस्पियर, ये भी वही काम कर रहा था, तो इसलिए इसे भी 1794 में रॉबेस्पियर को गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता है। रॉबेस्पियर के पतन के बाद फ्रांस का शासन मध्यम वर्ग के संपन्न लोगों के पास आ गया। जब रॉबेस्पियर को भी फांसी पर चढ़ा दिया गया गिलोटिन पर, उसके बाद में जो है फ्रांस का शासन जो होता है वो मध्यम वर्ग के हाथों में आ जाता है। उन्होंने जो है 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया जो फ्रांस का शासन देखती थी, लेकिन अक्सर विधान परिषद में उनके हितों का टकराव होता रहता था। इस राजनीतिक अस्थिरता का फ़ायदा नेपोलियन बोनापार्ट ने उठाया और उसने 1799 में डायरेक्टरी को
ख़त्म कर दिया और 1804 में फ्रांस का सम्राट बन गया। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की गद्दी पर बैठा, तो उसने भी बहुत अच्छे काम भी किए थे, लेकिन लोगों को शुरुआत में तो वो अच्छा लगा, लेकिन बाद में उसके बारे में जब जाना लोगों ने कि वो कितना क्रूर शासक था, वो भी एक क्रूर शासक के रूप में निकल के आया। तो 1815 में उसका वाटरलू के युद्ध में उसकी हार होती है और उसे भी बंदी बना लिया जाता है। फ्रांसीसी क्रांति के मूल तत्व क्या क्या थे? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है, जो इसके मूल तत्व पूछे जाते हैं वो कौन कौन से हैं? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इन तीनों ने पूरे विश्व पर बहुत अधिक प्रभाव डाला था। 1848 में फ्रांस के सभी उपनिवेशों से दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। जो 1848 आते आते जो यहाँ पे दास प्रथा थी उसको उखाड़ कर फेंक दिया गया था, वो ख़त्म कर दी गई थी। और महिलाओं को मतदान का अधिकार 1946 में जाकर मिला। जो महिलाओं को मतदान करने का अधिकार मिला था, पहले वो निष्क्रिय नागरिकों के अंतर्गत आते थे, अब उन्हें 1946 में जाकर के मतदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे एक नज़र में फ्रांसीसी क्रांति के कारण देख लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के क्या क्या कारण रहे थे। फर्स्ट देखते हैं हम राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या क्या हो सकते हैं? अयोग्य शासन। अयोग्य शासन मतलब यहाँ पे जो राजा थे वो शासन करने के लायक नहीं थे, वो उनमें शासन करने की क्षमता नहीं थी। सेकंड है इसमें विशेषाधिकार। विशेषाधिकार मतलब लोगों को, जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग थे, उन्हें कुछ जन्मसिद्ध विशेष अधिकार मिले होते जन्म से ही कि उन्हें कर नहीं देना पड़ेगा। सेकंड है यहाँ पे सामाजिक। सामाजिक में क्या है? समाज जो है वो वर्गों में बटा हुआ था, सामाजिक विभेद ज़्यादा थे यहाँ पे। फर्स्ट में चर्च के पादरी थे, सेकंड में अमीर थे, और थर्ड में जो है वो उसमें सारे जो वकील, प्रबुद्ध व्यक्ति या गरीब, ये सारे इसमें आते थे। थर्ड जो है मध्यम वर्ग का उदय। जो मध्यम वर्ग का उदय हुआ था यहाँ पे, जो लोगों को नए नए आइडियाज़ आए थे, नई शिक्षा ली थी उन्होंने, उनकी जागरूकता आई, वो भी एक कारण था फ्रांस की क्रांति का। थर्ड है इसमें आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या क्या हो सकते हैं? लगभग 12 अरब लिब्रे का कर्ज था। जो फ्रांस था उसके वहाँ की जो मुद्रा थी वो लिब्रे थी, और जो उसके ऊपर कर्जा था वो लगभग कितना था? 12 अरब का। और जब वो यहाँ का लुई 16 राजा बना था तो यहाँ का जो राजकोष था वो भी खाली था। थर्ड है इसमें जीविका संकट, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या बढ़ रही थी तो वहाँ पे खाने की भी कमी हो गई थी। नेक्स्ट है इसमें कर व्यवस्था। कर व्यवस्था केवल तृतीय स्टेट के लोगों से ही लिया जाता था और फर्स्ट सेकंड स्टेट के लोगों से टैक्स नहीं लिया जाता था। फोर्थ इसका रीज़न है सुधारकों एवं विचारकों का प्रभाव। जब इसमें जो है रूसो, मिरावियो और आवेशिया, ये जो विचारक हुए हैं उनके विचारों से प्रेरित होकर के लोगों ने फ्रांस की जो है क्रांति की थी। नेक्स्ट है इसमें तत्कालीन कारण। तत्कालीन कारण क्या था उस समय का? लुई 16 का नया कर लगाने का प्रस्ताव। जो ये लुई 16 था, अपने जो खर्चों की पूर्ति के लिए उसने करों में वृद्धि करने के लिए स्टेट जनरल की जो सभा बुलाई थी, वो भी फ्रांस की क्रांति का एक कारण रहा था। आई होप कि बच्चों आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।